जो अकाउंट हमें करना है इसका नाम है आपका रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। इसके बारे में अच्छे तरीके से पढ़ना है। इससे कम से कम आपका 5 से 7 नंबर क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्टिव रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? प्राप्ति एवं भुगतान खाता। हम इसको हिंदी बोलते हैं प्राप्ति एवं भुगतान खाता। चलिए तो इसको स्टार्ट करते हैं, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। देखिए रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है? देखिए हम जिस तरीके से जो लाभकारी संस्था होता है वहां पर हम लोग एक कैश अकाउंट बनाते हैं। कैश अकाउंट के अंदर आप लोग देखते हैं उस कैश अकाउंट में आपका क्या आता है? खाली आपका जितना भी बिजनेस आपका कैश का प्राप्ति होता है, यानी जितना भी आपको नगद प्राप्त होता है उसको हम डेबिट साइड में दिखाते थे, और जितना भी आप पेमेंट करते थे यानी जितना भुगतान करते थे उसको आप कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाते थे। यही काम करते थे ना? सेम इसमें भी हमें यही करना है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर। ये जो आपका खाता है इस अकाउंट में भी हमें अपने जो आपका एनपीओ है यानी नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन संस्था है, इसके अंदर भी हमें बस यही करना है कि हमारी संस्था में कितना कैश प्राप्त हो रहा है और हमारी संस्था से कितना कैश जा रहा है। बात समझ रहे हैं? तो हमें बस इसके अंदर देखिए, इसके अंदर वहां पर क्या होता था, वहां पर एक तरफ आपका डेबिट होता था, जो आपका लेफ्ट साइड होता है यानी उल्टा हाथ होता था, वहां पे आप डेबिट को लिखते थे कैश अकाउंट में, और राइट हैंड पे आप लोग लिखते थे क्रेडिट को। लेकिन आपका रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जहां पर डेबिट आता था उसकी जगह आपका रिसीप्ट हो जाएगा, और जो जहां पर आपका क्रेडिट आता था वहां पर आपका पेमेंट हो जाएगा गैर लाभकारी संस्था में। तो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर भी सेम उसी प्रकार हमें करना है जैसे हम कैश अकाउंट बनाते थे। दूसरा बात है कि एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम का पहला क्वेश्चन यही पूछता है कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का नेचर क्या है, ये कौन सा खाता है। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कौन सा खाता है? तो आप लोग पढ़ा रखा है, आप लोग कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। ध्यान रखिएगा, आपसे एग्जाम में 110% पहला क्वेश्चन यही ज्यादा डालता है कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का नेचर क्या है। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कौन सा खाता है? तो आप बोलेंगे ये रियल अकाउंट है आपका। रियल बात है कि रियल अकाउंट कैसे है? रियल अकाउंट कैसे? तो सबसे पहले कि अगर हम रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं तो हमारे पास कैश कितने अवेलेबल है हमारी संस्था के बीच में, उसके बारे में हमें पता चल जाता है। और याद रखिएगा कि जो कैश होता है कभी भी आपका रियल अकाउंट होता है, ठीक है। फिर लिखा हुआ है, तो पहला क्वेश्चन यहां पे यही बना आपका कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का नेचर क्या है, तो आप बोलेंगे रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमारा रियल अकाउंट है। ये यहां से क्वेश्चन पूछेगा। दूसरा बात यहां पर चीजें आती है, दूसरा क्वेश्चन एक ये पूछता है आपसे कि रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट, रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट के अंदर कौन सी ट्रांजेक्शनों को रिकॉर्ड किया जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है और इसको बड़ा ध्यान से समझिएगा। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के जब हम रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे तो यहां पर कौन सी ट्रांजेक्शनों को रिकॉर्ड किया जाता है। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कौन सी ट्रांजेक्शनों को रिकॉर्ड किया जाता है? यहां पर दो प्रकार की आपको ट्रांजेक्शन मिलेगी, दो प्रकार का आपको ट्रांजेक्शन मिलेगा। पहले ट्रांजेक्शन का नाम होगा जो होगा आपका, एक होगा कैपिटल, कैपिटल से संबंधित होगा जिसको हम एक कैपिटल रिसीप्ट के नाम से जानते हैं, और एक होगा आपका रिवेन्यू रिसीप्ट, ठीक है। एक होगा आपका कैपिटल रिसीप्ट और एक होगा रिवेन्यू रिसीप्ट। कैपिटल रिसीप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? पूंजीगत प्राप्ति हिंदी में, और रिवेन्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? आयगत प्राप्ति। यही ना पढ़े हैं हम। ये तो आगे आपका प्राप्ति के ऊपर हमने बात किया। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर दो ही मतलब जो ट्रांजेक्शन रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर दो ही ट्रांजेक्शन को हमें रिकॉर्ड करना है। ये तो मैंने प्राप्ति का माध्यम आपको बताया, ये दोनों जो है एक ही है, ये प्राप्ति का है। इससे भी हमें पैसा प्राप्त होगा, इससे भी हमें पैसा प्राप्त होगा। जो दूसरा ट्रांजेक्शन है उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। पढ़ेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर, और दूसरा आपका यही होगा कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। यहां पर हमें यही चीज करना है। देखिए जब हम रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे तो एक हमारा कैपिटल रिसीप्ट रिकॉर्ड होगा और एक हमारा रिवेन्यू रिसीप्ट होगा, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। टोटल मिलाओगे तो आपका कितना हो रहा है? ये दो कंबाइंड है, एक हो गया, ये दो कंबाइंड है, एक हो गया। यानी दो बिजनेस, ये जो एनपीओ है इसके अंदर दो ट्रांजेक्शन किससे संबंधित चीजों को हम रिकॉर्ड करेंगे।
बात समझ रहे हैं? यहां पर आपका क्या है, जो आपका कैपिटल रिसिप्ट होगा, कैपिटल रिसिप्ट यानी इसको हम बोलेंगे प्राप्ति, रिसिप्ट्स, इसको हम बात करते हैं रिसिप्ट्स। तो आपका रिसिप्ट्स दो प्रकार का, रिसिप्ट्स आपका कितने प्रकार का, दो प्रकार का, एक आपका कैपिटल रिसिप्ट और एक आपका रिवेन्यू रिसिप्ट। हम जानते हैं कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, जानते हैं ना कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है? देखिए कैपिटल रिसिप्ट ऐसा होता है कि ये आपके बिजनेस में ऐसी प्राप्ति होती है जो आपके संस्था के लिए कभी कभार आने वाला रिसिप्ट होता है। जैसे मान लेते हैं, इसका छोटा सा एग्जांपल देंगे कि मान लेते हैं किसी आदमी ने बहुत हैंडसम अमाउंट यानी 5-7 लाख 10 लाख रुपया डोनेट कर दिया, यानी किसी ने किसी स्पेसिफिक वर्क के लिए, स्पेसिफिक समझते हैं, खास उद्देश्य के लिए आपको डोनेट करा कि हम आपको इतना पैसा दे रहे हैं, 5 लाख रुपए दे रहे हैं, और इस पैसा से आप क्या करिएगा, गरीब बच्चों के लिए लंगर चलवा दीजिएगा। मंदिर में ही, मंदिर का ही बात कर रहे हैं, उसके 5 लाख रुपए डोनेट किया और बोला जो गरीब बच्चा है उसके लिए 5 लाख रुपए का लंगर चलवा दीजिए खाने के लिए। तो ये जो आपका 5 लाख रुपए दिया स्पेशल उद्देश्य के लिए दिया, ये बार बार ऐसा ऑफर नहीं आता, ऐसा दान बार बार नहीं आता। इसको हम लोग कहते हैं कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट का मतलब है कि ये आपकी संस्था में कभी कभार आने वाला दान है, कभी कभार आने वाला चंदा होगा, समझ रहे बात? ये आपका रेगुलर बेसिस पे दान नहीं होगा, ये कभी कभार आने वाला दान होगा। फिर समझ लीजिएगा, कैपिटल रिसिप्ट जो होता है ये आपकी संस्था में कभी कभार आने वाला दान होता है, ये रेगुलर बेसिस पर ये आपका नहीं आता है, समझ रहे बात? रिवेन्यू रिसिप्ट ये ऐसा होता है कि आपकी संस्था में हमेशा ये चंदा प्राप्त होता रहता है, ये हमेशा दान प्राप्त होता रहता है, इसको हम जर्नल डोनेशन बोलते हैं। जर्नल डोनेशन के अंदर क्या होगा कि यहां पर कोई भी व्यक्ति ऐसा, कोई 11 रुपए, 51 रुपए, 101 रुपए, 151 रुपए, ऐसे मतलब हमेशा मंदिर के अंदर चढ़ावा करता रहता है। ये जर्नल है, ये तो हमेशा चिल्लर के जो कहते हैं, जो चिल्लर होते हैं यानी जो खुदरा पैसा होता है, ये तो हमेशा आपके पास आता ही रहेगा। तो ये आपका जर्नल डोनेशन है, इसको हम लोग बोलेंगे रिवेन्यू रिसिप्ट। ये संस्था में आपको रेगुलर बेसिस पर ये आपको रिसिप्ट होगा, बात समझ रहे हैं? ये आपका कभी कभार, ये आपका कभी कभार होने वाला प्राप्ति होगा, और ये आपका कभी मतलब रेगुलर बेसिस पे आने वाला है। इसको हम बोलेंगे नॉन रेकरिंग, इंग्लिश में बोलेंगे इसको नॉन रेकरिंग, और इसको बोलेंगे रेकरिंग। रेकरिंग का मतलब होता है कि ये ऐसी प्राप्ति होगी जो बार बार आपको रिसिप्ट होगा आपके संस्था में, लेकिन ये ऐसा प्राप्ति होगा जो आपकी संस्था में कभी कभार प्राप्त होगा। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ आपसे कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर हम कौन सी प्राप्ति को दिखाते हैं। शायद ध्यान दीजिएगा, आप लोग तो नहीं पढ़ो, फिर भी लोग तो कुछ ना कुछ पढ़ा ही है, लेकिन सबसे एग्जाम में एक क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर हम कौन सी प्राप्ति को दिखाते हैं। तो आप क्या बोलेंगे, कैपिटल रिसिप्ट कि रिवेन्यू रिसिप्ट? बोलिए साहिल। मैंने बोला कि संस्था के अंदर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि जो प्राप्ति होती है हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर कौन सी प्राप्ति को दिखाते हैं हम। आपसे ऑप्शन दे देगा कैपिटल रिसिप्ट, रिवेन्यू रिसिप्ट, कि सी ऑप्शन दे देगा बोथ कैपिटल और रिवेन्यू दोनों, कि डी ऑप्शन देगा इनमें से कोई नहीं। तो किसके ऊपर टिक लगाना है, बोथ के ऊपर। ध्यान रखिएगा, इसके अंदर आपका कैपिटल रिसिप्ट और रिवेन्यू रिसिप्ट दोनों ट्रांजेक्शनों को ही दिखाया जाता है। जो आपको आपकी संस्था के अंदर जो रेकरिंग नेचर का प्राप्ति होगा उसको भी दिखाएंगे, और जो नॉन रेकरिंग नेचर का होगा उसको भी दिखाएंगे। ध्यान रखिएगा, बात समझ रहे हैं? तो हम आगे डोनेशन के बारे में पढ़ेंगे, तो कैपिटल रिसिप्ट के बारे में यही समझिएगा। बस आपको देखिए, मैं इसके बारे में डिटेल आपको नहीं बताऊंगा, खाली बस मैं आपको इतना बता दिया, पास होने के व्यू से आपको दूर से दिख जाएगा जो कैपिटल रिसिप्ट होगा ये आपकी संस्था में। आप इसको चेक करने के लिए आप क्या करेंगे कि भाई आपको मन में कंफ्यूजन आ रहा है कि आप कैपिटल रिसिप्ट में जाए कि रिवेन्यू रिसिप्ट में जाए, तो इसको चेक करके आप बस इतना देख लीजिएगा, ये संस्था में बार बार होने वाला प्राप्ति है कि कभी कभार होने वाला है। अगर आपके संस्था में कभी कभार होने वाला प्राप्ति है तो इसको आप कैपिटल रिसिप्ट मानिएगा। अगर आपको लग रहा है कि संस्था में तो बार बार भाई आ रहा है, आज भी आएगा, बिहानो आएगा, परसों भी आएगा, तो उसको समझ लीजिएगा वो रिवेन्यू रिसिप्ट है, ये रेकरिंग नेचर का प्राप्ति है, ये आपकी संस्था में हमेशा डेली बेसिस पर आपको प्राप्त होगा। क्लियर? तो प्राप्ति के बारे में अगर कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा, यही क्वेश्चन भी पूछता है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर कौन सी प्राप्ति को दिखाया जाता है, तो आप बोलेंगे कैपिटल रिसिप्ट और रिवेन्यू रिसिप्ट, दोनों ही रिसिप्ट को हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर दिखाते हैं। ठीक है? दूसरा बात आया कि जब हम पेमेंट करते हैं तो हम कौन सी
मतलब कौन सा पेमेंट हम लोग करते हैं, कैपिटल से रिलेटेड पेमेंट करते हैं कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर से रिलेटेड पेमेंट करते हैं। तो इसमें भी सेम यही है कि जिसका आप कभी कभार भुगतान करते हैं। अगर हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर का बात करें तो ये भी आपका नॉन रेकरिंग का हुआ है। देखिए ऊपर ये भी कैपिटल नॉन रेकरिंग, ये भी कैपिटल नॉन रेकरिंग। यहां पर आपको कैपिटल रिसीव्ड में कभी कभार होने वाला प्राप्ति है और कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर कभी कभार भुगतान करने वाला ट्रांजेक्शन होगा यहाँ पे। तो बात बताइए जरा दिन रात की कभी कभार हम पेमेंट हम किस चीज का करते हैं। अगर मैं आपसे क्वेश्चन एक पूछ लूं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी हम पूंजीगत भुगतान कर रहे हैं, तो एक एग्जांपल मुझे बताइए कि पूंजीगत भुगतान करने का एक उदाहरण हमें बता दीजिए कि हम किसको माने कि यह हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लेट नहीं करी, बताइए। बस हम सोचते रहना। प्रिंस बताइए जरा, कैपिटल एक्सपेंडिचर का यानी पूंजीगत भुगतान का एक उदाहरण हमें दे दीजिए कि किसको हम पूंजीगत भुगतान बोलेंगे। अब तो हमारा पूरा सब चीज खत्म हो चुका है, अब नहीं बताओगे तो कब बताओगे। नहीं मालूम? एलिचा? हाँ, होनेरियम क्या होता है? होनेरियम थोड़ा हमें बताइए तो। कहीं काम करवाने जाते हैं तो किसी मतलब कर्मचारी को जो अमाउंट देते हैं अपने काम करवाने के लिए, उसको हम लोग घूस बोलते हैं और वो हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाता है उसको। सर प्रचार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एडवर्टीजमेंट। हाँ, हम बताएं। हाँ, जैसे कि मेरा कोई कंपनी है, हाँ, उससे हम किसी बड़े अभिनेता से या जैसे अमिताभ बच्चन से कोई एडवर्टीजमेंट करवाते हैं तो उसके लिए जो फीस भरते हैं वो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। चलिए उसको हम डेफर्ड एक्सपेंडिचर के नाम से आने के, उसे कैपिटल को भी छोड़ दीजिए, वो कैपिटल का भी डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जांपल आपने दिया। अगर आपने इतने बड़े सेलिब्रिटी से आपने एडवर्टीजमेंट कराया है तो आपका डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो, ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। जैसे मशीन खराब हो गया तो किसी को बनवाने के लिए कोई, ये भी आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कहां आप लोग का स्टेशन घूम रहा है? अगर मशीन के अंदर कोई चीज खराब हो गया और मशीन के लिए आपने रिपेयर करने वाले को आदमी को बुलाया तो ये आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाएगा। कंपनी में कोई मशीन खराब हो गया जो बहुत दिन का अब उस काम करने लायक नहीं है, और बाजार में मार्केट में कोई नया मशीन आया है, उसको जो परचेज करेंगे उसमें जो खर्चा होगा मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। अच्छा, इसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो मशीन खरीद के लाए हैं तो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर, मशीन हम बार बार नहीं ना खरीद। तो आप ये बात बोलिए, इतना घुमाने से क्या फायदा? आप सीधा बोलेंगे सर हम फिक्स असेट्स खरीद रहे हैं, कोई भी फिक्स असेट्स के अंदर कोई भी आ गया, एवरीथिंग, कुछ भी आपका प्लांट आ गया, मशीनरी आ गया, फर्नीचर आ गया, कुछ भी अगर आपने फिक्स असेट्स को परचेज किया है तो वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। इतना सा बात समझ में नहीं आता कि अगर हम फिक्स असेट्स को खरीदते हैं तो वो हमारा पूंजीगत व्यय माना जाता है और ये हमारे बिजनेस का कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाता है। और सुनिए, और मैंने नॉन रेकरिंग का बात किया तो मशीन जो आप खरीदेंगे अपने मतलब संस्था के लिए, ये कभी कभार खरीदने वाला चीज है, इसीलिए हमने इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर में रखा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब है ये जब भी होगा, ये जब भी खर्चा होगा तो आपका फिक्स असेट्स के ऊपर ही खर्चा होगा। मैंने आपको बताया हुआ 11th क्लास में, तुम लोग भूल जाते हो सबके सब। हमेशा कैपिटल एक्सपेंडिचर जब भी होगा जब आप फिक्स असेट्स को खरीदेंगे, यानी फिक्स असेट से संबंधित कोई ट्रांजैक्शन होगा तभी उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर मानेंगे। ये नहीं कि फिक्स असेट से आप फिक्स असेट्स को रख रखे हैं, मशीन रख रखे हैं और आप जाके इसके अंदर कुछ नट बोल्ट कसवा दिया, रिपेयरिंग इसको करवा दिया तो वो खर्चा आप कैपिटल एक्सपेंडिचर, जी नहीं, वो आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाएगा, वो आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाएगा। और उसी में अगर हम मतलब कोई मशीन अपना कोई चेंजेस कर रहे हैं, हाँ जी, अगर देखिए मैंने आपको बताया था कि बिफोर रेडी टू यूज, यानी फिक्स, पहली बात तो ये अपने माइंड के अंदर बैठा लीजिएगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर यदि है तो वो आपका फिक्स असेट्स ही होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर ये ऐसा खर्चा होता है जब होगा तब ये फिक्स असेट्स के ऊपर ही होगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, ये ऐसा खर्चा जब होगा जब आपके फिक्स असेट्स के ऊपर ही खर्चा व्यय होगा तो होगा। बात आया कि सर इसके अंदर दो परिस्थिति आ सकती है,
एक परिस्थिति तो ऐसा आ सकता है जो मैंने आपको बताया रिपेयरिंग का, जब मशीनरी हमारे संस्था के अंदर चलेगा तो उसके अंदर पार्ट पुर्जे खराब होंगे तो उसको हमें रिपेयरिंग भी कराना होगा। मान लेते रिपेयरिंग कराने में 10,000 रुपए मेरा खर्चा हो गया, तो मेरा कौन सा एक्सपेंडिचर है? तो यहां पे बात आया कंफ्यूजन वाला। यहां पे तो मैंने बोल दिया कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होगा, अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो जाहिर सी बात है कि हमें फिक्स असेट्स के ऊपर ही हमें मिलेगा ये खर्चा। तो हमने अगर आपको ये बात बोला तो आप ये बोलेंगे सर एक तो होता है इसके अंदर, देखिए अगर हम जैसे मैंने बोला कि फिक्स असेट्स के ऊपर खर्चा, रिपेयरिंग करते हैं फिक्स असेट्स के ऊपर, तो रिपेयरिंग किया तो आखिर खर्चा तो मेरा फिक्स असेट्स के ऊपर ही है, तो बोलेंगे सर ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होना चाहिए। लेकिन मैं यहां बोलूंगा नहीं, ये आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो आप बोलेंगे सर कैसे? आपने तो बताया कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो मैंने बताया कि देखिए इसके अंदर दो परिस्थिति आएगी। पहला कि आपके मशीन को इंस्टॉल करने से पहले, इंस्टॉल समझते हैं, मशीन को लगाने से पहले फैक्ट्री के अंदर, उसको चलाने से पहले, यानी रेडी टू यूज कंडीशन में लाने से पहले इस मशीन के ऊपर जितना भी आप खर्चा करते हैं, इस मशीन को, मशीन ऐसे थोड़ी आ गया होगा, मशीन को आपने वहां पे खरीदा होगा, मशीन को ट्रक पे लोड करवाया होगा, वहां से घर पे आया होगा, घर पे से उतारने का किसी ने पैसा लिया होगा, फिर जाके उसको मशीन जहां पे उसको इंस्टॉल करवाया होगा, उसको चला के दिखवाया होगा। इतना प्रक्रिया होने के बाद आपका मशीन जो है आपके फैक्ट्री के अंदर आया। इससे पहले मान लेते हैं कि इसका कॉस्ट 50,000 रुपए पड़ा, कि मशीन का कॉस्ट था 50,000, लेकिन इसको लाने में आपका 5,000 रुपए और खर्चा हो गया, तो आपका टोटल खर्चा कितना हो गया? 55,000 रुपए हो गया। तो बात है सर ये तो हमारा हो गया, इसको तो हम कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लें। मैंने कहा बिल्कुल मान लीजिए, इसमें तो कोई दिक्कतें नहीं है। लेकिन बात है कि जो 5,000 रुपए जो एक्स्ट्रा खर्चा है इसको हम क्या माने? तो मैं आपको बोलूंगा कि ये भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर ही है, क्योंकि यूज करने से पहले इसके ऊपर जितना भी पैसा लग गया ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। बताइए जरा कि अगर हम किसी प्रोडक्ट का लागत निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? जितना भी हम लोग खर्चा करते हैं उसके लागत के अंदर जोड़ देते हैं, जब जाकर हमारा टोटल हमारा प्राइस निकलता है। सेम इसी तरीके से इसको यूज करने से पहले यदि इसके ऊपर कितना भी पैसा आप खर्चा करते हैं इस फिक्स असेट्स के ऊपर, तो ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। बात आया कि जब हमारे फैक्ट्री के अंदर यूज होने, तो याद रखिएगा मेरा भी एक पॉइंट ये कि फिक्स असेट्स को यूज करने से पहले इसके ऊपर जितना भी खर्चा करेंगे वो सब आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अब यहां पे आप लोगों का सवाल है सर मान लेते हैं हम लोग यूज कर रहे हैं, और यूज करने के बाद, तो यहां पे एक मिनट सुनिए जरा, यहां पर ये जो है जरूरी नहीं कि नया मशीन के ऊपर ही, अगर मैं आपसे बोल दूं कि ओल्ड मशीन था, पुराना मशीन था, चल रहा था, उसको हम अपने यहां पर लेके आए, इसके अंदर कुछ रिपेयरिंग कराया। देखिएगा ध्यान दीजिएगा, फिर रिपेयरिंग का यहां पे क्वेश्चन उठ रहा है कि 50,000 का मशीन लेके आए लेकिन इसके अंदर कुछ खराब था पार्ट पुर्जा। हमने क्या किया, ये पुराना मशीन था, ये भी मैं बोल रहा हूं, ये पुराना मशीन था और इस मशीन को हम लेकर आए और इसके ऊपर हमने 10,000 रुपए रिपेयरिंग करने में हमने अपना पैसा खर्चा कर दिया। तो मेरा यहां पे ये आपसे क्वेश्चन है कि जो 10,000 आपने रिपेयरिंग के लिए पैसा खर्चा किया है, ये आपका कौन सा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर? एक सेकंड बताइए जवाब। दूसरा, अगर मान लेते मैंने यूज किया और यूज करने के बाद 1 साल मेरा मशीन चल गया और फिर दोबारा मशीन के अंदर कोई खराबी आ गया, फिर मैंने रिपेयर किया, फिर मेरा 10,000 रुपए खर्चा हो गया। ये यूज करने के बाद का रिपेयरिंग है और ये यूज करने से पहले का 10,000 रिपेयरिंग है। तो मेरा क्वेश्चन यही है कि इस 10,000 को हम कौन सा एक्सपेंडिचर माने और इस 10,000 को हम कौन सा एक्सपेंडिचर माने? तो ऋचा मुझे बताएगी कि ये वाले 10,000 को हम कौन सा एक्सपेंडिचर माने। और दूसरा बात सुन लीजिएगा, पुराना मशीन है, ये चला हुआ मशीन है ऑलरेडी पहले से ही, तो समझ के बोलिएगा, ये आपका ऑलरेडी पहले से मशीन चला हुआ है और इसको लाने वाने में और इसको रिपेयरिंग कराने में 10,000 रुपए आपका और खर्चा हो चुका है। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि 10,000 कौन सा खर्चा है? ऋचा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो ये बता दीजिए फिर ये कौन सा खर्चा है? क्यों, ऐसा क्यों? ये रिपेयरिंग का ये भी है, रिपेयरिंग का ये भी है, तो ये अलग और ये अलग क्यों? ये यूज करने से पहले अभी तक यूज नहीं किया। इस जो हमने मशीन खरीदा, इस मशीन को यूज करने से पहले, अरे भैया उसके लिए होगा ना यूज कंडीशन में। मुझे लगा कि मेरे लिए यूज कंडीशन में नहीं है, मैं 50,000 रुपए का आपसे खरीदा हूं, 10,000 में रिपेयरिंग कराया, तो मैं इसको इसके मशीनरी के अंदर वैल्यू जोड़ूंगा नहीं। मैं अपना फिक्स 60,000 नहीं दिखाऊंगा, मैं इसको अपने यहाँ पे 60,000 दिखाऊंगा। बिल्कुल ये मेरा
रेडी टू यूज कंडीशन में आने से पहले का खर्चा है और मैं इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मानूंगा। बात समझ रहे हैं। दूसरा कि इसको हमने रिवेन्यू क्यों माना, क्योंकि ये तो हमारा क्या हुआ, यूज करने के बाद इसके अंदर कोई खराबी हुआ तो हमने मैकेनिक को बुलाया, उस पार्टी ने इसको रिपेयर किया, रिपेयर करने पे 10,000 रुपए हमारा बिल बना दिया। तो ये जो 10,000 रुपए है ये हमारा क्या है, ये हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इसको माना जाएगा। भाई आपने 10,000 की संपत्ति आपने यूज किया होगा तो आपका मशीन घिसा पिटा सब चीज उसके बाद का खर्चा है, आपका रिपेयरिंग कराया आपने, तो ये आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। देखिए यूज करने से पहले फिक्स एसेट पे जितना खर्चा कर दीजिए वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, यूज करने के बाद आप फिक्स एसेट्स पे खर्चा करते हैं तो आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। हाँ मेरा सवाल है, जैसे कि मतलब हम कोई अपना मशीन मतलब यूज कर रहे हैं, उस मशीन को यूज करने से मतलब मेरा एक दिन में 10,000 प्रोडक्ट्स मतलब तैयार होता है। तो सुनिए ना, सुनिए, होल्ड करिए, हो गया यहां तक क्लियर। यहां पर कोई अगर आपसे अब कोई सवाल पूछ ले कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए कि कैपिटल एक्सपेंडिचर किसको बोला जाएगा, तो आप सबसे पहले बोलिए कि अगर हमने सबसे पहले बात एक ही निकालिएगा जवान से कि फिक्स असेट्स जहां पर होगा वहीं पे हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। अगर फिक्स असेट्स नहीं है तो वहां पर कैपिटल एक्सपेंडिचर का नामो निशान ही नहीं रहेगा। फिक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर होने के लिए एकदम अनिवार्य है कि आपका फिक्स असेट्स होना चाहिए। अगर फिक्स असेट्स नहीं होगा तो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होगा। अब देखिए, अब थोड़ा इसके अंदर आएगा ट्विस्ट, अब थोड़ा और खोपड़ी घूमने वाला बात आएगा कि देखिए इसके अंदर तो मान लेते हैं कि ऐसा कुछ हमने कर दिया तो आपने बोल दिया सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, लेकिन इसके बाद भी हालांकि इतना डिटेल में हमको जाने का जरूरत नहीं है, एग्जाम में जहां तक पूछेगा मैं वहीं तक हमको बताने, लेकिन फिर भी हम बता दे रहा हूं। देखिए यहां पर क्या है, यूज करने के बाद भी आपका मशीन फैक्ट्री के अंदर चल रहा है, यूज करने के बाद भी अगर इस फिक्स असेट्स के अंदर कोई आप चेंजेस करते हैं, कोई बड़ा चेंजेस करते हैं और इस चेंजेस से क्या होता है, कुछ चीजों को इफेक्ट करता है, समझ रहे हैं। ये चेंजेस करवाना जरूरी नहीं था, आपका मशीन रेगुलर बेसिस पे जैसे चल रहा था वैसे चल ही रहा था, मशीन आपका खराब नहीं था, ठीक है। आपने क्या किया, आपने बोला कि यार दूसरा कंपनी वाला था, दूसरा व्यापार वाला हमारा क्या कर रहा है कि भाई प्रोडक्ट को अपना, हमारा जो मशीन है 1 घंटे मान लेते कि 10,000 प्रोडक्ट को तैयार करता है, और वो मशीन जो नया जमाने का नई जनरेशन का मशीन आ गया वो 1 घंटा में 20,000 प्रोडक्ट को बनाता है, 20,000 माल को तैयार करता है। तो बताइए मैं तो उसे पिछड़ जाऊंगा, वो जो 1 घंटा में वो पार्टी काम करेगा, मेरा तो 1 घंटे में उससे आधा ही काम हो रहा है, तो 2 घंटे में बनाएगा 40,000 तो मैं 2 घंटे बनाऊंगा 20,000। बात समझ रहे हैं। तो मैंने क्या किया, इसके मशीन का पूरा पार्ट पुर्जा को ही चेंज किया। मैंने कहा मशीन को खरीदने के लिए कौन 5 लाख रुपए लगाएगा दोबारा, हम ऐसा करते हैं कि मशीन के पार्ट पुर्जा को, अंदर का जो मशीन है इसी को चेंज कर देते हैं, और इसको चेंज करके हम क्या करते हैं, जो इसमें जो पार्ट पुर्जा लगा हुआ है ऐसा ही कोई पार्ट पुर्जा ढूंढते हैं और उसको मशीन के अंदर रिप्लेस करके हम वो वाले चीजों को लगा देते हैं। अब देखिए बात आया कि इसको मशीन की ये पार्ट पुर्जा को चेंज करने में लगाने में इसका 50,000 रुपए खर्चा हो गया। तो सवाल आया कि 50,000 रुपए कौन सा एक्सपेंडिचर है, कैपिटल की रेवेन्यू? तो आप क्या बोलेंगे, कैपिटल क्यों बोलोगे, ये तो भाई रेडी टू यूज के बाद आप खर्चा कर रहे हैं, आपका मशीन चल रहा था उसके बाद आपने खर्चा किया। हमने तो ये बोला कि मशीन चालू होने से पहले आप जितना खर्चा कर दीजिए वो आपका कैपिटल, लेकिन यहाँ मशीन चालू हो गया, 2 साल चल गया, 2 साल चलने के बाद आपने ये चेंजेस किया है। चेंजेस करने के बाद मेरा प्रोडक्ट्स भी तो बढ़, देखिए तो आप अभी हवा में बात नहीं करी। देखिए 3 कंडीशन है जिसकी वजह से आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर, अगर आप यूज कर रहे हैं और यूज करने के बाद अगर 3 परिस्थिति के अंदर आपने फिक्स असेट्स के अंदर ये काम किया है तो आपको मानना है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ। अगर आपके काम करने से मशीन का प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादन करने का मशीन के अंदर क्षमता बढ़ जाए, तो आप उस खर्चा को मान लीजिए कैपिटल एक्सपेंडिचर। दूसरा, उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाए, एफिशिएंसी का मतलब उसका मतलब समय बढ़े, हाँ नहीं, उसका एफिशिएंसी का मतलब आपको बता दूं कि मान लेते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, जब आपको गाड़ी वाला एग्जांपल दिया था कि हम ऐसा काम कर रहे हैं कि हमारे पास बाइक है और बाइक के अंदर कितना स्पीड होता है 160, जनरली 120 मान लेते हैं, मेरी तो गाड़ी में 110 120 होगा, 120 है। मैंने उसके अंदर क्या किया, उसका जो इंजन चेंज करा के ऐसा सिस्टम कर दिया कि वो 500 की स्पीड से चलना शुरू कर दिया। तो ये ऐसा, अगर मैं फिक्स असेट्स को यूज करने के बाद अगर कोई ऐसा कोई खर्चा करता हूं जिससे मेरी एफिशिएंसी बढ़ जाए,
तो मैं उस खर्चे को भी मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर मानूंगा। एक ऐसा खर्चा है जिसको मैंने यूज करने के बाद मैंने खर्चा किया और उसके चलते खर्चा की वजह से उसकी लाइफ इंक्रीज हो जाए, उसका दिन बढ़ जाए। जो संपत्ति 5 साल चलने वाला था वो संपत्ति अब 10 साल चलना शुरू कर दे, अगर उसकी लाइफ बढ़ जाए और उसके ऊपर कोई आपने पैसा खर्चा किया है तो वो भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। मैंने क्या बोला कि यूज करने के बाद, फिक्स असेट्स को यूज करने के बाद अगर 3 परिस्थितियों में वो पैसा फिक्स असेट्स के ऊपर खर्चा करते हो तो वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। पहला कौन सा? पहला आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, आपने फिक्स असेट्स के ऊपर खर्चा किया और इस खर्चा से आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए तो इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मानिए। दूसरा, इस आपने एफिशिएंसी के ऊपर पैसा खर्चा किया और एफिशिएंसी के ऊपर खर्चा करने से आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाए मशीन की तो उसको भी आप कैपिटल एक्सपेंडिचर मानिए। अगर आपको पैसा फिक्स असेट्स के ऊपर पैसा खर्चा कर रहे हैं और खर्चा करने की वजह से आपका फिक्स असेट्स का लाइफ बढ़ जाए यानी उसकी जिंदगी बढ़ जाए, जो मशीन 5 साल चलने वाली थी वो 10 साल तक चले तो ये खर्चा भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। ठीक है। दूसरा, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में जितनी बातें थी उतनी मैंने आपको बता दिया। कैपिटल एक्सपेंडिचर आप ध्यान रखिएगा, ये संस्था में आपका कभी कभार होने वाला व्यय होता है, कभी कभार होने वाला व्यय होता है। एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा था कि हम कौन से असेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था वो कौन सी संपत्ति होती है जिसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, तो आप बोलेंगे फिक्स असेट्स। केवल फिक्स असेट्स ही ऐसा संपत्ति है जिसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। ठीक है। बात कैपिटल एक्सपेंडिचर की है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में सेम ऐसा ही है, ये ऐसा खर्चा होगा जो आपके संस्था का जो फिक्स असेट्स होगा, फिक्स संपत्ति होगा, उसी के ऊपर कैपिटल एक्सपेंडिचर, आप उसी के ऊपर कोई खर्चा करते तो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। बात है ये आपका कभी कभार यानी नॉन रेकरिंग नेचर का है और ये आपका रेकरिंग नेचर का, ये हमेशा बार बार होने वाला खर्चा है। बार बार होने वाला खर्चा कैसे? मान लेते आपकी संस्था के अंदर कोई स्टाफ है, उसको आपने सैलरी दे दिया, सफाई करने वाले को आप पैसा दे देते हैं, बात समझ रहे हैं? कोई अगर कोई ऐसा कोई खर्चा है तो वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाएगा। तो यहां पे भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर हम कौन से खर्चा को दिखाते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर को कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को? तो यहां पे भी आप क्या बोलोगे? दोनों को। कैपिटल एक्सपेंडिचर को भी दिखाते हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये कहीं से भी घुमा के क्वेश्चन आपको डाल सकता है, ध्यान रखिएगा। मैंने इसका पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करा दिया कि ध्यान रखिएगा रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर अगर आपसे प्राप्ति से संबंधित क्वेश्चन पूछता है कि हम रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर कौन सी प्राप्ति को दिखाते हैं, तो आप बोलेंगे कैपिटल रिसीप्ट को भी और रेवेन्यू रिसीप्ट को भी। दूसरा क्वेश्चन ये डाल सकता है कि हम कौन से खर्चा को दिखाते हैं रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर, तो आप बोलिएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर को भी दिखाते हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को भी दिखाते हैं। तीसरा क्वेश्चन कंबाइन करके पूछ लेगा कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर कौन से रिसीप्ट और कौन से भुगतान को हम लोग दिखाते हैं, कौन से रिसीप्ट और कौन से भुगतान को दिखाते हैं। आपके सामने ऑप्शन दे देगा कैपिटल रिसीप्ट और रेवेन्यू रिसीप्ट ए ऑप्शन में, दूसरा दे देगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर दो ऑप्शन में, और सी ऑप्शन दे देगा कि ए बी दोनों, और डी दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो किसके ऊपर टिक लगाओगे? सी के ऊपर। ध्यान रख, सी के ऊपर टिक लगाएगा। ए बी दोनों रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर इसको भी दिखाते हैं, इसको भी दिखाते हैं, इसको भी दिखाते हैं और इसको भी दिखाते हैं। बात समझ रहे सिकंदर? अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता में कौन सी ट्रांजेक्शन को दिखाते हैं, तो आप बोलेंगे सर अगर प्राप्ति के ऊपर बात करूं तो प्राप्ति के अंदर कैपिटल रिसीप्ट को दिखाते हैं यानी पूंजीगत प्राप्ति को भी दिखाते हैं और आयगत प्राप्ति को भी दिखाते हैं। खर्चा का बात करूं तो कैपिटल भुगतान को यानी पूंजीगत व्यय को भी दिखाते हैं और आयगत व्यय को भी दिखाते हैं। ये दोनों जो है ये आपका पेमेंट साइड का आइटम है। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक तरफ आपका रिसीप्ट बनेगा, एक तरफ आपका पेमेंट बनेगा। तो रिसीप्ट साइड में तो ये दोनों आइटम रह जाएगा, कैपिटल रिसीप्ट और रेवेन्यू रिसीप्ट तो आपका रिसीप्ट साइड में रह जाएगा। लेकिन जो आपका पेमेंट वाला होगा, पेमेंट पे आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बात समझ रहे हैं? यहीं पे आपके रिसीप्ट साइड में यहीं पे कैपिटल रिसीप्ट भी होगा और यहीं पे आपका रेवेन्यू रिसीप्ट भी होगा। पेमेंट साइड में यहाँ पे आपका कैपिटल भुगतान होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। यानी हम चारों चीजों को प्राप्ति से संबंधित आपको कैपिटल रिसीप्ट और आपका रेवेन्यू रिसीप्ट, खर्चे से संबंधित तो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर और आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये चारों चीजों को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। इसके बाहर से आपको कहीं से क्वेश्चन आपसे नहीं पूछ सकता है।
ध्यान रखिएगा, जितना मैंने बताया इससे बाहर से आपको कहीं भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। दूसरा एक क्वेश्चन आपसे ये पूछता है एग्जाम के अंदर, रिसीप्ट एंड पेमेंट बहुत पूछता है कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर सबसे अधिक कौन सी ट्रांजेक्शनों को दिखाया जाता है। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर सबसे अधिक कौन सी ट्रांजेक्शन को दिखाया जाता है। तो आप बोलेंगे क्या, जो कैश से नगद से संबंधित होता है, यानी जो कैश से संबंधित होता है, हम उन सभी ट्रांजेक्शनों को इसके अंदर दिखाते हैं रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर, ठीक है। एक सवाल और आता है कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हम क्यों बनाते हैं, हम क्यों बनाते हैं रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हम क्यों बनाते हैं। तो आप क्या बोलेंगे, संस्था के अंत के हम क्लोजिंग बैलेंस यानी शेष बैलेंस को जानने के लिए हम रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं कि हमारे पास कितना कैश अवेलेबल है। एक एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है, क्या रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट हो सकता है, यानी बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस से स्टार्ट किया जा सकता है। तो आप बोलेंगे जी हाँ, इसको भी हम लोग कर सकते हैं। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का देखिए, हमें देखिए ज्यादातर बच्चा सब यहाँ पे कंफ्यूज रहता है कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया तो हमेशा हमारा क्लोजिंग बैलेंस हमारे फेवर में ही हो, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका क्लोजिंग बैलेंस इधर का भी बढ़ सकता है और इधर का भी बढ़ सकता है, आपका डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और आपका क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। बात समझ रहे हैं, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का आपके फेवर में ही बैलेंस हो सकता है और आपके फेवर में नहीं भी हो सकता है। या तो आपके ऊपर ऐसा देखिए, फेवर और अनफेवर का मतलब देखिए, हो सकता है कि रिसीप्ट साइड में आपका 5 लाख रुपए आपको प्राप्त हुआ साल में और आपने 4 लाख का भुगतान किया हो, तो कितना आपका बैलेंस बच गया, 1 लाख रुपए। यानी आपके हाथ में कितना पैसा पड़ा हुआ है अभी, 1 लाख रुपए आपका पड़ा हुआ है। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपको संस्था में आपने 7 लाख रुपए का पेमेंट कर दिया, लेकिन आप जब प्राप्ति की तरफ नजर दौड़ाए तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि भाई हमें 5 लाख प्राप्त हुआ है, तो 2 लाख क्या हो गया, आपने ज्यादा भुगतान कर दिया, तो 2 लाख आपको ओवर ड्राफ्ट के तौर पे आपको दिखेगा 2 लाख। तो एग्जाम में क्वेश्चन ही पूछा हुआ है कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का बैलेंस क्या होता है। डेबिट आपका मतलब क्या बोलते हैं उसको, आपका मतलब डेबिट, हाँ, जिसमें डेबिट क्रेडिट नहीं होता है। इसमें आपको बोलेगा कि फेवरेबल में होगा कि आपका अनफेवरेबल होगा कि दोनों होगा कि इनमें से कोई नहीं होगा। धनात्मक, जी, ऋणात्मक धनात्मक, जी ये उसी को फेवरेबल और अनफेवरेबल बोलते हैं। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का बैलेंस क्या होता है, आपका नेगेटिव होता है कि आपका पॉजिटिव होता है कि दोनों होता है कि इनमें से कोई नहीं। तो आप किसके ऊपर टिक लाएंगे, दोनों के ऊपर। आपका ऋणात्मक भी होता है, आपका धनात्मक भी होता है, और बोथ है तो बोथ के ऊपर टिक लगा दीजिएगा। हमेशा बच्चा सब यहाँ पे कंफ्यूज रहता है और ये क्वेश्चन हमेशा मैक्सिमम बच्चा गलत करके आता है, ध्यान रखिएगा। आपसे ये क्वेश्चन मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का जो बैलेंस होता है आपके फेवर में भी हो सकता है और आपके फेवर में नहीं भी हो सकता है, यानी नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, दोनों बैलेंस ही होता है आपका, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ऋणात्मक और धनात्मक, यानी दोनों बैलेंस ही आपका रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का हो सकता है। दूसरा बात आता है कि रिसीप्ट एंड क्या हम रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर कब की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। मैं डेट वाइज सब काम कर रहा हूं, क्या हम पिछले साल की प्राप्ति को रिकॉर्ड करते हैं कि आने वाले साल का प्राप्ति का रिकॉर्ड करते हैं कि आज का हम रिकॉर्ड करते हैं। अगर एग्जाम में आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेगा कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर कौन सी प्राप्ति को दिखाते हैं, पास्ट ईयर का जो बीत गया वो ईयर की प्राप्ति को हो तो उसको दिखा लूं, कि आपके करंट ईयर में जो आपको इस साल में जो हमें प्राप्त हुआ है उसको दिखा लूं, कि आने वाले 2023 के अंदर जो आने वाला साल है उसका कोई पैसा हमें आज ही मिल गया तो उसको दिखा लूं। तो हम कौन से रिसिप्ट को दिखाएं, यहां पे ये सवाल है। हम तीनों को दिखाएंगे। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से हमें कोई मतलब नहीं है कि हमारा करंट ईयर का है कि प्रीवियस ईयर का है कि आने वाले साल का है, ये किसी साल की वो प्राप्ति होगी तो हमें इस साल में इसको दिखा देना है रिसिप्ट साइड में। भुगतान में भी सेम यही कंडीशन है, किसी साल का आपने भुगतान किया है तो उसको आप पेमेंट साइड में दिखा दीजिए, वो चाहे पास्ट ईयर का हो, चाहे करंट ईयर का हो, चाहे आने वाले साल का हो। अगर आपने एडवांस में किसी को भुगतान किया है तो उसको भी आप पेमेंट साइड में दिखा दीजिए। अगर आपने करंट ईयर का पेमेंट किया है तो उसको भी दिखा दीजिए। अगर आपने प्रीवियस ईयर का भुगतान किया है तो उसको भी आप पेमेंट साइड में दिखा दीजिए। तो अगर आपसे समय से संबंधित पूछेगा कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर कौन से समय की ट्रांजेक्शनों को दिखाते हैं, यानी पिछले साल के रिसिप्ट को कि आने वाले को कि इसमें कि एडवांस का, तो सबको हम लोग यहाँ पे दिखाते हैं। ठीक है, यानी प्राप्ति किसी भी साल का हो, चाहे 5 साल पहले का प्राप्ति हो, उसको हम इस साल करंट ईयर के रिसिप्ट साइड में दिखाते हैं।
5 साल के बाद का पेमेंट आपको अभी कर दिया आपने, उसको भी हम यहीं पे दिखाएंगे इसी साल में। बात समझ रहे हैं? अगर समय से संबंधित होगा तो आपको यही काम करना है। आपके रिसीप्ट एंड पेमेंट में जितने क्वेश्चन तैयार होते हैं उतना क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया।